हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। दोस्तों 69 बीपीएससी में जैसा कि आपको मालूम है कि ये 30 सितंबर को होने वाला है, तो आपने अभी तक काफ़ी कुछ रिवीजन कर लिया होगा। तो उसी को प्रैक्टिस के लिए हमने ये रिवीजन प्रैक्टिस सीरीज लाया है और अभी तक हम लोगों ने 1 to 5 सीरीज को देख लिया है। आज हम लोग छठे सीरीज को देखने वाले हैं और आपको मालूम है हर एक सीरीज में हम लोग जो है 15 हॉट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग को जो है कल ये सारे टॉपिक को बोला गया था रिवाइज करने के लिए और आज हम लोग जो है इन्हीं टॉपिक के ऊपर 15 प्रश्नों को देखने वाले हैं। देखो, और अगर बात करें इस टॉपिक में तो ये 4 क्वेश्चन जो है आपके हिस्ट्री के है, इसमें बिहार का भी इंक्लूडेड है। उसके बाद पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी आपका दोनों लेवल पे लिया गया, इंडियन और वर्ल्ड दोनों। फिर आपका साइंस के पोर्शन है। उसके बाद करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड किया गया और साथ ही में मैथ को इंक्लूड किया गया, ताकि आपका जो है प्रैक्टिस होते रहे। क्योंकि आपको मालूम है कि 1/3 निगेटिव है, ऐसे में आप किसी भी सेक्शन को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो है हम लोग सारे टॉपिक रखे थे और आज इन्हीं से हम लोग प्रश्न लिखने वाले हैं। आप अंत में बता सकते हैं कि आपका कितना नंबर आया। उसके लिए आपको क्या करना है कि हर एक प्रश्न को सबसे पहले आप पॉज करें और उसे अटैम्प्ट करने का प्रयास करें। और इस टेस्ट का अगर हार्डनेस का लेवल बोले तो ये आपका इजी टू मॉडरेट होने वाला है। बाकी के लेवल के कंपैरिजन में आज का जो टेस्ट है आज थोड़ा सा इजी होने वाला है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा हार्ड लेवल देखना है तो आप पहले का जो भी 1 to 5 है वहाँ पे देखें, तो वहाँ पे लेवल थोड़ा सा अप है, आज थोड़ा डाउन रखा गया है। देखते हैं हम प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में लाजवर्त का आयात कहाँ से किया जाता था। ऑप्शन है ईरान, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान या सौराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया। आपको मालूम होगा सिंधु सभ्यता जो है एक शहरी सभ्यता थी और यहाँ पे जो है कृषि के अलावा व्यापार भी किया जाता था। व्यापार में बहुत सारे जो वस्तुएं थे उनका होता था। एक वस्तु है लाजवर्त। लाजवर्त का जो आयात होता था वो आपका मेसोपोटामिया से होता था। मेसोपोटामिया में एक अभिलेख हम लोग को मिला है, सारगॉन का अभिलेख। ठीक है, सारगॉन के अभिलेख से हमें प्राप्त होता है कि वहाँ एक वर्ड यूज हुआ है मेलुहा। मेलुहा नामक जो है एक वर्ड यूज हुआ है। ये बोला जाता है कि ये सिंधु सभ्यता के लिए ही यूज हुआ है, क्योंकि इससे जो है व्यापार होता था। उसी तरीके से और कुछ जो वस्तुएं हैं उन्हें देख लेते हैं। जैसे लाजवर्त का हम लोगों ने देखा कि मेसोपोटामिया से होता था। सीसा का जो आयात है वो हम लोग ईरान से करते थे और गोमेद का जो है वो सौराष्ट्र से किया जाता था। और अफगानिस्तान से जो है वो चांदी, सोना, टीन, ये सारी वस्तुओं का आयात होता था। मतलब उस टाइम भी सिंधु सभ्यता जो है वो कई सारे जो देश है उनसे इसका जुड़ाव हो रखा था। अगला प्रश्न है आपका, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तालीकोटा के युद्ध से है तो आपको बताना है ये कब हुआ है। 23 जनवरी 1560, 23 जनवरी 1565 या 25 जनवरी 1568 या 28 जनवरी 1575। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 23 जनवरी 1565। देखो 23 जनवरी 1565 को जो है तालीकोटा का युद्ध होता है। इसे ही अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे राक्षस तंगड़ी हो गया, बनहट्टी का युद्ध हो गया, ये अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। और इस युद्ध में हुआ ये था कि विजयनगर के खिलाफ जो है वो साउथ के जो 4 प्रांत थे वो एक दूसरे के साथ आके संयुक्त हो गए थे। कौन कौन से वो प्रांत थे, तो बीजापुर था, अहमदनगर था, गोलकुंडा था और बिदर था। ये चारों प्रांत जो है उनके विजयनगर के खिलाफ संयुक्त सेना बनाकर जो है वो युद्ध करता है। और इसमें जो है ये संयुक्त मोर्चा का नेतृत्व कौन कर रहा होता है, तो अली आदिल शाह के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। जबकि जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी ओर से जो है राम राय के द्वारा जो है वो पार्टिसिपेट किया जाता है। तो आपको एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि विजयनगर साम्राज्य में विजयनगर की ओर से कौन लड़ा था और जो संयुक्त मोर्चा था उसका जो नेतृत्व कौन कर रहा था। तो याद रखिएगा अली आदिल शाह के द्वारा जो है ये किया गया था। और ये एक ऐसा युद्ध था जिसके बाद जो है आपका विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। ठीक है, इस समय जो मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विजयनगर साम्राज्य की क्षति हुई थी और काफ़ी जान माल की भी क्षति हुई थी। तो ये आपका जो विजयनगर साम्राज्य का पतन का कारण जो है तालीकोटा के युद्ध को माना जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है, गांधी जी से भी पूर्व भारत में किस आंदोलन में विद्रोह का स्वरूप सत्याग्रह को अपनाया गया था। मतलब ये पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने तो सत्याग्रह का अपनाया ही, उसके पहले ही किस विद्रोह में जो है कौन सा वो आंदोलन था या विद्रोह था जिसमें सत्याग्रह का जो प्रयोग है वो किया गया था। ऑप्शन है तेभागा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, रंपा विद्रोह या कुका आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ताना भगत आंदोलन। आपको मालूम होगा ताना भगत आंदोलन जो है
वो आपका 1914 ईस्वी के आसपास होता है, और ये ब्रिटिश भारत का जो छोटा नागपुर प्रांत है वहाँ पे ये आंदोलन होता है। और इस आंदोलन में जो जनजाति यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, उराव जनजाति के लोगों के द्वारा जो है इसमें आंदोलन किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ पूछा जाता है कि ताना भगत आंदोलन में जो कौन सा जनजाति जो है पार्टिसिपेट किया था, तो मेनली जो है आपका उराव जनजाति थे। और इसे जो है मतलब नेतृत्व प्रदान करने का जो काम किया था उराव जनजाति को जतरा भगत के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जतरा भगत के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा ताना भगत आंदोलन जो है वो जतरा भगत के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाता है। और ये एक आपका जो है सत्याग्रह की मांग करने के लिए एक अहिंसक विद्रोह था। कैसा? तो अहिंसक प्रकृति का विद्रोह था। जिस तरीके का गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का मांग किया जाता था, उसी टाइप का ये मांग जो है ताना भगत आंदोलन में किया गया था। ठीक है, अगर बाकी की बात करें जैसे कुका आंदोलन, तो कुका आंदोलन ये आपका पंजाब से रिलेटेड है, और एक तरीके का ये जो आपका धार्मिक आंदोलन था। धार्मिक आंदोलन था जिसमें मतलब धर्म के अंदर जो भी विशुद्धियाँ आई हुई थी, जैसे शाकाहार और मांसाहार को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ था गाय की हत्या को लेके, उससे रिलेटेड ये आपका था। और यहाँ पे एक पंजाब का पंथ था नामधारी पंथ, उसके द्वारा मेनली ये आपका आंदोलन चलाया जाता है। ठीक है, इसमें अलग अलग लोग का नाम आता है। एक तो आपका भगत जवाहर मल का नाम आ जाता है, भगत जवाहर मल, और दूसरा जो है भगत जवाहर मल और सतगुरु राम सिंह नामधारी का नाम आता है। ठीक है, सतगुरु राम सिंह नामधारी, तो ये दो लोग जो है इससे जुड़े हुए थे। दोनों का हालांकि काल जो है आपको अलग अलग मिलता है, तो वो आप याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें रंपा विद्रोह की, तो रंपा विद्रोह जो है वो आपका आंध्र प्रदेश के एरिया में हुआ था। आंध्र प्रदेश के एरिया में ये आपका रंपा विद्रोह देखा जाता है, और सीताराम राजू जो है इससे जुड़े हुए थे। तेभागा आंदोलन ये आपका आज़ादी से जस्ट पहले देखने को मिलता है, 1946 में जो है ये आपको देखने को मिलता है। और ये कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आपका जो है बंगाल का जो एरिया है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है तेभागा आंदोलन, जिसमें कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि पृथक बिहार की मांग सर्वप्रथम किस पत्रिका में की गई? तो ऑप्शन है बिहार टाइम्स, बिहार गार्जियन, बिहार स्टैंडर्ड, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार टाइम्स। देखो बिहार टाइम्स में जो है वो आपका पृथक बिहार की मांग की गई थी। कब? तो 1894 के आसपास में जो है इसकी मांग की जानने लगी थी। और एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि ये बिहार टाइम्स जो था उसके संपादक कौन थे? तो वो आपका सचिदानंद सिन्हा और उस टाइम संपादक थे। इसके मतलब के द्वारा ये किया गया था, और संपादक जो है आपका महेश नारायण थे इसके पहले संपादक। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, बिहार टाइम्स से जो है सचिदानंद सिन्हा और महेश नारायण, ये दोनों जुड़े हुए थे। एक और पत्रिका उसी टाइम आपको देखने को मिलता है, बिहार बंधु। ठीक है, बिहार बंधु जो है वो भी मांग करता है पृथक बिहार की, और ये इसके संपादक कौन थे? तो वो केशव राम भट्ट थे। केशव राम भट्ट के द्वारा इसका संपादन किया गया था। और इन्हीं लोग के मतलब याचना के फलस्वरूप, या फिर इन्होंने जो बात उठाई थी, फिर जो विद्रोह मतलब एक तरीके से मांग जब उठने लगा, तो अंततः जब बंगाल विभाजन आपका रद्द होता है, तो बिहार को भी जो है 22 मार्च 1912 में एक पृथक प्रांत बन जाता है। ठीक है, 22 मार्च 1912 में एक पृथक प्रांत के रूप में बिहार यहाँ पे बनता है। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा। एक और आपका बिहार से रिलेटेड है, बिहार गार्जियन। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये आपका 1899 में किया गया था। तो ये तीनों को याद रखिएगा, बिहार टाइम्स, बिहार गार्जियन, और उसके बाद बिहार बंधु। बिहार बंधु किनके द्वारा है? केशव राम भट्ट के द्वारा था। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका किससे है? ये आपका बायो से रिलेटेड है। पूछा जा रहा है रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी प्रोथैम्बिन का स्राव किसके द्वारा होता है? दिल के द्वारा, किडनी के द्वारा, रक्त प्लेटलेट्स के द्वारा, या छोटी आंत के द्वारा? तो देखो जब हमारा ब्लड निकलना शुरू होता है कट जाने के बाद, तो वहाँ पे उसको जमाने का काम करता है प्रोथैम्बिन। लेकिन पूछा जा रहा है कि इसका स्राव कहाँ से होता है? तो इसका स्राव आपका जो है वो आपका ब्लड प्लेटलेट्स के द्वारा होता है। आपको मालूम होगा कि जो आपका रक्त प्लेटलेट्स है उसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें आपको केंद्रक नहीं देखने को मिलता है।
ठीक है, इसमें आपका केंद्रक नहीं देखने को मिलेगा। और इसका जो जन्म होता है वो आपका होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, निर्माण कहाँ हो रहा है? अस्थि मज्जा में इसका निर्माण हो रहा है। और इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 7 से 10 दिन। ये सारे फैक्ट आपको पूछ लिए जाते हैं कि आपका जो रक्त प्लेटलेट्स है उसका निर्माण कहाँ पे होता है और उसका जीवन काल कितना दिन है। तो ये सारे पॉइंट को आप याद रखिएगा। और ये जो है क्या करता है, तो प्रोथैम्बिन का स्राव करता है, जो कि आपका जो है ब्लड को क्लॉट होने में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि साइक्लोट्रॉन का प्रयोग न्यूट्रॉन को क्या करने के लिए किया जाता है? धीमा करने के लिए, त्वरित करने के लिए, अवशोषित करने के लिए, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो याद रखिएगा साइक्लोट्रॉन जो है एक प्रकार का आपका यंत्र है और इसका उपयोग जो है न्यूट्रॉन को त्वरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, त्वरित करने के लिए किया जाता है या फिर इसे गति प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केमिस्ट्री से कि ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा एवं पाई बॉन्डों की संख्या कितनी होती है? सिग्मा एवं पाई बॉन्ड की संख्या आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। और इस टाइप का जो है एक बार बीपीएससी ने भी प्रश्न पूछ चुका है। उसने ये पूछा था कि जो बेंजीन है उसमें सिग्मा एवं पाई बॉन्डों की संख्या क्या होती है। तो पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड कुछ इस तरीके का होता है और इस ट्रिपल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो है 2 पाई बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होता। तो देखो कहीं भी अगर आपका एक बॉन्ड बना हुआ है तो वो आपका पाई बॉन्ड होगा। अगर वो डबल बॉन्ड बना हुआ है तो उसमें एक पाई बॉन्ड होगा और एक सिग्मा होगा। ठीक है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक आपका सिग्मा और 2 पाई होता है। अब यहाँ पे क्या है, ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें जो है सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा होता है और सबसे जो है आपका वीक कौन होता है। तो देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड मतलब 3 चीज़ें हैं। एक आपका पाई है और एक आपका सिग्मा है और 2 आपका पाई है। तो ऐसे में सबसे कमज़ोर जो है वो आपका ये ट्रिपल बॉन्ड माना जाता है। उसके बाद जो है डबल बॉन्ड उससे थोड़ा सा मजबूत होता है और सबसे ज़्यादा मजबूत आपका जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है। जो आपका सिग्मा बॉन्ड है वो सबसे सिंगल होता है। आप इसको एक एज ए एग्जांपल समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई एक रहस्य की बात है, ठीक है, आपके पास कोई अगर गूढ़ बात है तो वो आपके पास जो है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित होगा। जैसे ही वो 1 से 2 के पास जाता है तो उसके जो है उद्भेद होने की संभावना बढ़ जाती है। और जैसे ही जो है वो 3 लोगों के पास पहुंचता है तो वो रहस्य जो है फिर रहस्य नहीं हो जाता, वो सभी को आप मान के चलो कि वो उद्भेदित हो जाएगा। तो ये चीज़ें होता है। तो सबसे मजबूत आपका सिंगल बॉन्ड होता है, फिर उसके बाद डबल और सबसे कमज़ोर जो है आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब बीपीएससी ने क्या पूछा था? बीपीएससी ने आपको पूछ दिया कि जो बेंजीन है, बेंजीन में जो है वो कितना सिग्मा बॉन्ड होता है और कितना पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, उसके द्वारा ये पूछा गया था। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप से आपको बनता है। ठीक है, ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। और इस तरीके से जो है ये आपका यहाँ पे हाइड्रोजन एडेड होता है। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन यहाँ पे होता है, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं और ये सारा आपका कार्बन है। जो भी आपको पॉइंटेड है वो आपका कार्बन है, ये आप मान लीजिए। तो यहाँ पे देखो होता ही है कि डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे अल्टरनेट में बना हुआ होता है, अल्टरनेट में ये डबल बॉन्ड होता है। आपको दूसरे कलर से यहाँ दिखा दे रहे जो डबल बॉन्ड है उससे। ठीक, तो यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड हो गया, फिर दूसरा डबल बॉन्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और तीसरा जो है डबल बॉन्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 3 डबल बॉन्ड यहाँ पे होते हैं। तो पहले तो हम लोग सिंगल वाले को काउंट कर लेंगे कि सिंगल में हमें कितना है। तो आप देखोगे कि 6 तो आपका जितना कार्बन है वो अपने में है, तो 1 2 3 4 5 6 आपका पहले से सिंगल बॉन्ड वाला है। उसके अलावा जो पॉइंट पे आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो भी एक है, तो ये भी आपका 6 हो जाएगा। 6 जो है आपका सिंगल बॉन्ड, मतलब 6 कितना 12 आपका सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक है, 12 सिंगल बॉन्ड मतलब कि 12 आपका जो है सिग्मा बॉन्ड हो गया। और हमारा पाई मतलब डबल बॉन्ड कितना था? तो डबल बॉन्ड जो है हमारा 3 जगह देखने को मिलता है, 1 2 और 3। तो 3 हमारा जो है डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में हम लोगों ने देखा कि डबल बॉन्ड में एक आपका सिग्मा होता है और दूसरा जो है आपका पाई होता है। तो पाई बॉन्ड की संख्या आपका कितना हो जाएगा? तो 3 पाई हो जाएगा। तो ये आपका बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था कि जो आपका बेंजीन होता है उसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है और पाई बॉन्ड की संख्या कितना होता है। तो सिग्मा बॉन्ड जो आपका 12 हो गया और पाई बॉन्ड जो है आपका 3 हो गया। तो सिंपल ये है कि कहीं भी अगर आपका डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड जो है वो आपका सिग्मा को रिप्रेजेंट करता है और जो एक सिग्मा और जो है एक पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा।
जो कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया था वो वाली चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पे सिग्मा एवं पाई बॉन्डों की संख्या पूछा जा रहा है, तो एक आपका सिग्मा बॉन्ड होगा और दो आपका पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का ए नंबर। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है, ये पूछा जा रहा है। कौन कौन से वीटो है, पहले वो देख ले रहे हैं। ऑप्शन में अत्यांतिक वीटो, विशेषित वीटो, निलंबनकारी वीटो या पॉकेट वीटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विशेषित वीटो। विशेषित वीटो जो है वो आपका यूएसए का जो राष्ट्रपति है उसके पास होता है, ये आपका भारत के राष्ट्रपति के पास जो है वो नहीं दिया गया विशेषित वीटो। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर बात करें पॉकेट वीटो की, तो पॉकेट वीटो क्या होता है, आपको मालूम हो कि कोई भी अधिनियम जो आपका संसद भवन से पास होता है, ठीक है, तो उसके बाद पास होने के बाद वो आपका राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के पास जो है फिर 3 विकल्प आते हैं, या तो उस विधेयक को जो है वो पास कर दे, दूसरा कि उस विधेयक को जो है वो पास ना करे और वापस जो है वो आपका संसद भवन को लौटा दे। ठीक है, पुनर्विचार के लिए। और फिर एक और ऑप्शन होता है कि उस पर जो है वो अपना कोई भी सहमति ना व्यक्त करे और उसे जो है अपने पास रखे हुए रह जाए, तो यही आपका जो है कहलाता है पॉकेट वीटो। और ये आपको पूछा जाता है कि पॉकेट वीटो जो है वो किस आर्टिकल में है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 111 के तहत जो है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो का अधिकार है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9 और ये पूछा जा रहा है कि एटलस पर्वत का विस्तार जो है निम्नलिखित में से किस देश में नहीं है। देखो बीपीएससी के द्वारा एक क्वेश्चन जो है आपका ज्योग्राफी के मैप से पूछ लिया जाता है। जैसे आपको याद होगा कि एक बार पूछा गया था कि जो आपका चिली है, ठीक है, मतलब साउथ अमेरिका का सबसे लंबा जो कंट्री है वो आपका कौन सा है, तो सबसे लंबा जो है वो आपका चिली है। तो एक मैप से प्रश्न जो है वहाँ पे पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एटलस पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में नहीं है। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एटलस पर्वत जो है वो आपका कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो एटलस पर्वत आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका में ये है। अब अफ्रीका में कौन से एरिया में है, तो अफ्रीका में जो ये आपका नॉर्थ के रीजन में देखने को मिलता है। फिर है कि वहाँ पे कौन कौन से देश जो है में ये फैला हुआ है। तो देखो जो आपका एटलस पर्वत है वो आपको कहाँ कहाँ मिलेगा। पहले तो ये आपका कुछ इस तरीके से फैला हुआ है कि एक मिनट, एक मैप के तो अगर इसे हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट माने तो ये कुछ इस तरीके से फैला हुआ है कि ये आपका जो सहारा रेगिस्तान का एरिया है इसको ये अलग करता है किससे, तो भूमध्य सागर से अलग करता है। ठीक है, इधर से आपका भूमध्य सागर से अलग करता है और दूसरी ओर ये जो अटलांटिक महासागर जो है उससे अलग करने का काम करता है। ठीक, एटलस पर्वत तो कुछ इस तरीके से फैला हुआ है। और फिर ये कौन कौन से देश से होके गुजर रहा है, तो देखो ये आपका 3 कंट्री है वहाँ से होके गुजर रहा है। एक तो मोरक्को, दूसरा अल्जीरिया और तीसरा ट्यूनेशिया। इन तीनों से होकर ये गुजरता है और लगभग 2500 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। कौन से देश आपके हो गए, तो मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया और ट्यूनेशिया हो गया। अल्जीरिया, ट्यूनेशिया और मोरक्को। लीबिया से ये आपका होके नहीं गुजरता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। 3 कंट्री से होके ये आपका गुजर रहा है एटलस पर्वत। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10, वो ये पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणतम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है। परमाणु ऊर्जा या फिर बंदरगाह से रिलेटेड भी प्रश्न जो है बीपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है कि परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत में जो है उनमें आपका सबसे दक्षिण में कौन देखने को मिलता है, कल्पक्कम, कैगा, कुंडलकुलम या भीमपुर परमाणु संधान। तो देखो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कुंडलकुलम। आप मैप में इसे देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। ये आपका जो है परमाणु केंद्र जो भारत में उसको दिखाया गया। तो आप देखोगे यहाँ पे सबसे साउथ में जो है, सबसे साउथ में आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, तो कुंडलकुलम जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। कहाँ, तो ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में ही एक और आपको देखने को मिलेगा कल्पक्कम, ये भी आपका तमिलनाडु में ही है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको कैगा देखने को मिलेगा कर्नाटका में। तो कैगा, कुंडलकुलम और ये आपका जो कल्पक्कम, ये तीनों साउथ में, लेकिन सबसे साउथ में आपका कौन सा है, तो ये आपका कुंडलकुलम परमाणु केंद्र है। ठीक, तो ये आपका हो गया। फिर आपको एक ऑप्शन में दिया गया था भीमपुर। तो भीमपुर ये आपका कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश में, और ये भी जो है आपका निर्माणाधीन में है। वहीं अगर बाकी को देखें तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा
राजस्थान में कौन सा है, तो रावत भाटा राजस्थान में हो गया। उसके बाद फिर माही बंसवाड़ा, ये भी आपका राजस्थान में। काकड़ापाड़ा ये आपका गुजरात में हो जाएगा। फिर छाया मिट्टी वृद्धि ये आपका गुजरात में, ये अभी निर्माणाधीन ही है। तारापुर महाराष्ट्र में जो है ये आपको मिल जाएगा। फिर जैतपुर जो है, जैतापुर ये आपको जो है महाराष्ट्र में ही है। ठीक, इसके अलावा आप देखोगे तो आपको जो है एक गोरखपुर बन रहा है, ये आपका जो है हरियाणा में। और नरोरा जो है ये आपको यूपी में देखने को मिलेगा। फिर एक और जो है आपका पश्चिम बंगाल में हरिपुर देखने को मिलेगा, हरिपुर परमाणु केंद्र, कहाँ, वेस्ट बंगाल में, ये भी आपका अभी निर्माणाधीन में है। फिर और भी है, जैसे एक चुटका है, ये आपका मध्य प्रदेश में ही है। तो ये सारे जो है परमाणु केंद्र भी भारत में है और इसमें कुछ जो है आपका निर्माणाधीन है। तो याद रखिएगा, अगर सबसे दक्षिण में पूछा जाए तो सबसे दक्षिण में आपका कौन सा हो जाएगा, कुंडलकुलम हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न नंबर 11। वो आपको क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए दूसरा शब्द है। यहाँ पे क्या पूछा, लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या हो गया आपका, एनडीपी हो गया, नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और यहाँ पे कारक लागत मतलब कि फैक्टर कॉस्ट पे बोला जा रहा है। तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट को और किस नाम से जाना जाता है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, यही आपका जो है नेशनल इनकम होता है। राष्ट्रीय आय को जो है वो हम लोग एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के रूप में जानते हैं। और ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारा राष्ट्रीय आय होता है वो उसको हम लोग किस आधार पर मापते हैं। तो उससे जो हम लोग जो आपका कारक लागत है उसके आधार पे हम लोग मापते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर बाकी के ऑप्शन की बात करें तो एक आपका दिया गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये आपका क्या हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है कि आपका जो जीडीपी होता है, जीडीपी मतलब क्या कि सकल घरेलू उत्पाद। और सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, तो देखो एक वर्ष के अंदर जो है देश में जितने भी मतलब किसी क्षेत्र में जो भी आपका वस्तु और सेवाओं हो रहा है उसका जो मौद्रिक मूल्य है, अंतिम वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य, वही आपका जीडीपी कहलाता है। और अगर जीडीपी में हम लोग जो है x माइनस एम को ऐड कर देते हैं, ठीक है, x माइनस एम क्या हुआ, ये आपका जो है आयात माइनस जो है अगर हम लोग निर्यात को जो है वो आपका इसमें ऐड कर देते हैं, मतलब जो भी आपका बाहर से वस्तुएं आ रहा है या फिर आपने बाहर जो भेजा है अगर उसे जो है हम लोग नेट करके ऐड करते हैं तो वो फिर आपका कहला जाता है जीएनपी। ठीक है, वो आपका जीएनपी कहला गया। और यही आपका क्या कहलाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। फिर बोल रहा है शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये आपका एनडीपी हो गया। ठीक है, एनडीपी क्या होता है कि जीडीपी में से जो है, जीडीपी में से अगर आप जो भी डेप्रिसिएशन हुआ है, डेप्रिसिएशन को अगर आप घटाते हैं, मूल्यह्रास को घटाते हैं तो वो आपका शुद्ध में आ जाता है। किसी में भी अगर कोई भी चीज़ हो, चाहे आपका जीडीपी हो या फिर जीएनपी हो, अगर उसमें से आप डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो वो आपका एनडीपी निकल के आ जाता है। एक मिनट, आपको मूल्यह्रास का मतलब क्या हो गया, मूल्यह्रास जैसे आप कोई भी मशीन खरीद रहे हो तो वो उसमें क्या है कि टूट फूट होगा या कुछ क्षति होगा, तो उस क्षति को अगर हम लोग हटा देंगे, मूल्यह्रास को अगर हम लोग हटाएंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका नेट प्रोडक्ट में आ जाता है। मूल्यह्रास को यहाँ पे घटा दिए तो ये आपका जीडीपी में से घटा है तो ये आपका हो जाएगा एनडीपी। और फिर जीएनपी में से अगर घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा एनएनपी। ठीक, एनएनपी हो गया। और यही एनएनपी अगर हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे अगर जोड़ते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। आगे यहाँ पे और डिटेल में दिया हुआ है कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है कि अगर हम लोग जो है इनडायरेक्ट टैक्स को उसमें से घटा देते हैं और ये सब्सिडी को अगर उसमें हम लोग जोड़ देते हैं तो वो फिर आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे आप माइनस और मतलब ब्रैकेट को जब आप तोड़ोगे तो ये आपका माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा। अर्थात एनएनपी में जो है आपको इनडायरेक्ट टैक्स को अगर आप घटाते हैं और सब्सिडी को जोड़ देते हैं तो हमें जो है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्राप्त होता है और यही आपका जो है नेशनल इनकम होता है। और ये पूछा जाता है कि नेशनल इनकम में जो है क्या सब्सिडी को जोड़ा जाता है या नहीं, तो आप ध्यान रखिएगा जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है उसमें सब्सिडी को जोड़ा जाता है और इनडायरेक्ट टैक्स को घटा लिया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें यहाँ पे हो रही है। आगे जो प्रश्न आपको पूछे गए वो आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2023 में चुनाव आयोग ने किस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा प्रदान किया था। तो याद रखिएगा आम आदमी पार्टी को जो है वो नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है अप्रैल 2023 में। और अब जो नेशनल पार्टी की कुल संख्या है वो आपका मतलब घटने के बाद 6 हो गया है।
ठीक है, आपका 6 हो गया। आपको मालूम होगा जो तृणमूल कांग्रेस था वो आप जो है नेशनल पार्टी नहीं रही है, ये आपका नेशनल पार्टी अब नहीं रहा है, तो आपका आम आदमी पार्टी जो है नेशनल पार्टी हो गया। और कौन कौन से है अभी नेशनल पार्टी, तो एक तो आपका बीजेपी हो गया, कांग्रेस है, फिर सीपीएम है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, फिर आपका बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये आपका नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, और इसका जो किताब वो चुनाव चिन्ह है वो आपका बुक है, किताब जो है इसका चुनाव चिन्ह है, ठीक। उसके बाद फिर आपका जो आम आदमी पार्टी, ये जो है आपका क्या है, ये भी आपका राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है। तो ये 6 जो है अभी आपको राष्ट्रीय पार्टी के रूप में देखने को मिलेंगे। आगे कि भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 का आयोजन कर रहा है, तो याद रखिएगा भारत जो है यूनाइटेड किंगडम के साथ अजय वॉरियर 2023 संयुक्त अभ्यास करता है यूके के साथ, ठीक। वहीं अगर बात करें कि इस बार का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया 2023 का, तो ये जो है यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, सेलिसबरी प्लेन्स में ये संपन्न हुआ था। वहीं इंद्रधनुष की बात करें तो ये भी आपका जो है ब्रिटेन के साथ होता है, और अजय वॉरियर तो होता है, ये एक कोंकण अभ्यास जो है ये भी आपका ब्रिटेन के साथ होता है, ये आपका नेवी का होता है, नेवी का। फ्रांस के साथ अगर युद्धाभ्यास की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 3 देखने को मिलेगा, एक आपका गुरु, दूसरा वरुण और तीसरा जो है शक्ति, ये आपका 3 जो है वो फ्रांस के साथ देखने को मिलेगा। आगे है कि बिहार के प्रसिद्ध संस्थान सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये पूछा जा रहा है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्मश्री या पद्म विभूषण, तो याद रखिएगा पद्मश्री से जो है उन्हें सम्मानित किया गया है सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार को, ठीक है। तो ये आपका जो अप्रैल में दिया गया था, तो वो आपको पूछा जा रहा है, आनंद कुमार को ये दिया गया था। इस वर्ष जो बिहार के 3 लोगों को ये दिया गया, एक तो आपका आनंद कुमार हो गया, इसके अलावा कला के क्षेत्र में सुभद्रा देवी को दिया गया, और कपड़ा कला के क्षेत्र में नालंदा जिला के कपिल देव प्रसाद हैं, उनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो बिहार से 3 व्यक्तियों को दिया गया था। वहीं अगर ओवरऑल हम लोग देखें तो पद्म पुरस्कार जो है इस बार 106 लोगों को प्राप्त हुआ, उसमें 6 को जो है पद्म विभूषण दिया गया, 9 को पद्म भूषण और 91 को जो है पद्मश्री दिया गया। बीपीएससी ने जो है इस मतलब हमेशा इससे प्रश्न पूछता रहा है कि कितने को मिला, एक बार तो ये भी पूछ दिया था कि कितने महिलाओं को मिला है, ठीक है, ये भी बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। तो आप सारे फैक्ट को ध्यान में रखें, इस बार 106 लोग को मिला है, उसमें 3 बिहारी के लोग हैं, और इसमें 6 को पद्म विभूषण और 9 को पद्म भूषण और 91 को पद्मश्री। इन तीनों में सबसे बड़ा जो होता है वो आपका पद्म विभूषण होता है। तो पद्म विभूषण के बारे में जान लेते हैं किन किन व्यक्तियों को ये दिया गया। पहला तो एक बालकृष्ण दोषी हैं, उन्हें दिया गया, हालांकि ये मरणोपरांत दिया गया और ये वास्तुकला से रिलेटेड है। फिर जो जाकिर हुसैन को दिया गया, ये भी कला से रिलेटेड है, महाराष्ट्र के हैं। फिर एस.एम. कृष्णा को दिया है, सार्वजनिक मामलों से रिलेटेड है, कर्नाटक के। फिर दिलीप महालानबिस को दिया गया है, ये मेडिसिन क्षेत्र में है और बंगाल से संबंधित है। इसके अलावा श्रीनिवास बरदान को दिया गया, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, यूएसए में है। फिर मुलायम सिंह यादव को दिया गया मरणोपरांत, ये सार्वजनिक मामलों से संबंधित है, ये यूपी के हैं। फिर ये सारा मतलब आपको 6 जो है आपका पद्म विभूषण के बारे में बताया गया, तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखें। आगे जो प्रश्न है वो आपका मैथ से पूछा हुआ है कि मैथ में आपका जो एज टॉपिक है उससे ये प्रश्न पूछा गया। बोला ये जा रहा है कि ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, तो एज का अंतर जो है वो आपका 16 दिया हुआ है। फिर पूछा जा रहा है कि 6 वर्ष पहले ए तथा ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। उसके बाद बोला गया कि प्रत्येक की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि 6 वर्ष पहले जो है 6 वर्ष पहले बी की आयु कितनी थी, x था, और फिर एक का बताया गया कि ए की आयु जो है बी की आयु का 3 गुना था। तो बी का आयु कितना हो जाएगा, बी की आयु x हो गया, तो ए का आयु कितना हो जाएगा, वो आपका 3x हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कंडीशन के अकॉर्डिंग दे दिया गया। फिर ये तो हम लोगों ने माना 6 वर्ष पहले का, अगर वर्तमान में बात करें तो ये आप इसमें 6 वर्ष ऐड हो जाएगा, तो बी का आयु x+6 और ए का जो है 3x+6 हो गया। वहीं अगर हम लोग कंडीशन के ऊपर बैठाएं कि दोनों का अंतर जो है कितना है, 16 वर्ष है, तो इन दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये फिर आपका जब आप इसे कैलकुलेट करोगे इस इक्वेशन को, तो आ जाएगा 2x बराबर 16, अर्थात x बराबर जो है वो आपका 8 आ गया। तो x को हम लोगों ने क्या माना था, ये आपका वर्तमान आयु, तो b का आयु कितना हो जाएगा, वो आपका x हो गया, और फिर
6 वर्ष पहले जो है बी का आयु x हो गया। खैर हम लोग डायरेक्ट वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में बी की आयु कितना हो जाएगा, तो 8 + 6 अर्थात 14 हो जाएगा, और ए की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो 3x + 6 अर्थात ये आपका 30 आ जाएगा। और पूछा क्या जा रहा है, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो यहाँ पे जो है सही आंसर आपका हो जाएगा, प्रत्येक की नहीं, ए की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है, तो ए का वर्तमान आयु आपका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका जो है आज के टॉप 15 प्रश्न थे। तो आपको कैसा लगा आप हमें जो है फीडबैक के रूप में बता सकते हैं। साथ ही हम लोग अगर कल के टॉपिक को देखें तो कल जो है हिस्ट्री से हम ये सारे टॉपिक के प्रश्न करेंगे। उसके बाद फिर जो है किसान आंदोलन भी रहेगा आपका, मेनली ये बिहार से रिलेटेड होगा। पॉलिटी में हम लोग राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ज्योग्राफी में प्रमुख फसल उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, प्रमुख बंदरगाह, और फिर विश्व के प्रमुख जल संधियाँ या जल मरुमत। उसके बाद साइंस में हम जो है इन तीनों टॉपिक को देखने वाले हैं, और करंट में हम लोग कल मार्च से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे उनको देखेंगे। वही मैथ में जो है टाइम एंड डिफरेंस के प्रश्नों को करवाया जाएगा। तो ये जो है आपका कल जो सेट नंबर 7 होने वाला है उसके बारे में बताया गया। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये कैसा लग रहा है, और इसमें अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।